Hello, hello, hello. Welcome to today's session. Welcome to Northeast PSC. Today we'll be discussing about Post Office Act of 2023. So, if we talk about information, exchanges of information, if you go to the earlier time, there are some folklores जहाँ पे ऐसे लोग बोलते हैं कि जो कबूतर होते थे, कबूतर एक किंगडम से दूसरे किंगडम में ख़बरें भेजते थे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंजेस होते थे। फिर उसके बाद दूत जो होते थे लाइक मैसेंजर्स, फिर डिप्लोमेट्स। तो इस तरह के अलग अलग मेथड्स होते हैं। थ्रू आउट आवर हिस्ट्री देयर हैज़ बीन ए चेंज ऑफ हाउ we transmit informations. Today we have sophisticated information technologies. We can transmit all the informations by one single click of our fingertip, and we can transmit this information from here to any part of the world. So all these things are there, but post office is still an integral part of Indian communication system. Okay, we receive thousands and thousands of letters every single day, and it is probably the biggest postal service in the whole of the world. So what differences will it bring with respect to this Post Office Act of 2023? What are the new changes then that it is going to introduce, and what are the challenges or implications it will have, and what can be done? All these things we will try and understand in this particular topic. Without any further delay, I am Nazrul Islam, welcoming you all to today's session. Okay, so why in news? Parliament of India, it approved Post Office Act of 2023, and it presents various advantages but also triggers concerns. तो इसका बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी हैं, ठीक है, जिसके लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो इश्यूज़ क्या क्या है इस टॉपिक पे? मतलब जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है, इसमें कुछ शब्द इस्तेमाल किया गया है, जैसे इमरजेंसी, उसको डिफाइन नहीं किया गया है, एंड द एब्सेंस ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स पोजिंग रिस्क्स ऑफ ब्राइबरी, risks of arbitrary use and potential misuse of interception powers by authorities. तो आपकी जो लेटर जो आप ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उस लेटर को कोई भी खोल के पढ़ सकता है। इस तरह की प्रोविजंस है। तो कुछ चैलेंजेस है जिसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, इसीलिए ये टॉपिक जो है न्यूज़ में है। सो की हाईलाइट्स, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द हाईलाइट्स। डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज की अगर हम बात करें, ये जो एक्ट है DGPS, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज, DGPS जो है, इनको पावर देते हैं, इनको क्या करते हैं, अथॉरिटी देते हैं। ग्रांट्स द DGPS अथॉरिटी टू मेक रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू एक्टिविटीज़ एसेंशियल फॉर ऑफरिंग वेरियस एडिशनल सर्विसेज। माने पोस्टल सर्विसेज को कंडक्ट करवाने के लिए, फुलफिल करने के लिए, उसके साथ साथ और क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड करना है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज ये तय करेंगे, ठीक है। एंड he or she can also fix the charges of these services, कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा होगा, ये सारी चीज़ें होगा, ठीक है। आज के डेट में आप देखते हैं DTDC हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, फिर eBay हो गया, पता नहीं बहुत सारे तो ऐसे आपका वो है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हैं। लेकिन किताबें और कपड़ों को भेजने के लिए सबसे सही तरीका क्या है आपका? इंडिया पोस्ट, सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आपको भेजा जाता है। तो उसके लिए जो चार्जेस होगा ये DGPS तय करेंगे, ठीक है। दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ फॉर पार्लियामेंट्री अप्रूवल वाइल रिवाइजिंग द सेट चार्जेस फॉर एनी सर्विसेज। तो ये अच्छी बात यह है कि ये पोस्टल सर्विसेज में अगर कोई भी बदलाव लाना पड़ेगा, हर बार पार्लियामेंट के पास जाना नहीं पड़ेगा, पार्लियामेंट से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, DGPS विल डू द वर्क। ओके, इंटरसेप्शन ऑफ शिपमेंट्स, ये क्या है कि मान लीजिए कि जो ये बोलते हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एम्पावर एनी ऑफिसर टू कॉज any item in course of transmission by the post office to be intercepted, opened and detained in the interest of security of the state, friendly relations with foreign state, public order, emergency or public safety, the occurrence of any contravention of any of the provisions of this act. ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आपका बात जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऑफिसर को इतना पावर दे सकते हैं कि वो ऑफिसर क्या करे, किसी के भी लेटर को खोले, ठीक है, उसको ट्रेस करे, उसको खोले, उसके अंदर क्या है उसको पढ़े, उसको मतलब डिटेन करे, उसको अगर कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल है उसको रोक ले।
किस लिए? देश की अगर सुरक्षा की बात आए, देश की जो संबंध है दूसरे देशों के साथ, उसको लेकर कोई थ्रेट परसेप्शन है कि नहीं उस लेटर में, इसके लिए पब्लिक ऑर्डर, जो हमारी शांति है, समाज की शांति, वो भंग हो सकता है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों के लिए क्या किया गया है, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑफिसर को दिया जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये कोई भी लेटर हम लोग इसलिए सेंड करते हैं कि कोई उसको खोलेगा नहीं, अगर लेटर कोई खोल के पढ़ेगा उसमें क्या है क्या नहीं ये सब देखेगा, तो फिर जो हमारे ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं उस पर डेंट आएगा। तो ये लोगों का कहना है। और ये क्या, द न्यू एक्ट includes a broader provision that aims to prevent smuggling and the illegal transmission of drugs and prohibited items via postal packages. Postal packages के थ्रू बहुत सारे लोग इलीगल चीज़ें भी भेजते थे, ठीक है, मतलब इलीगल ड्रग्स, प्रोहिबिटेड आइटम्स, ये सारी चीज़ें भेजते थे, जिसको पूरी तरह से क्या किया गया है, स्टॉप करने की कोशिश किया है। और ये तभी स्टॉप किया जाएगा कि उस पैकेज में क्या है वो देखना पड़ेगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि जो भी आइटम होगा उस पैकेज के अंदर उसको खोल के देखा जाएगा, देन ओनली इट विल बी डिसाइडेड वेदर इट इज़ ए प्रोहिबिटेड आइटम और इट इज़ एन इलीगल आइटम और इट इज़ ए ड्रग रिलेटेड थिंग, ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर। आइडेंटिफायर्स एंड पोस्ट कोड्स, ये क्या है, जो आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट है उसमें सेक्शन 5 में सब सेक्शन 1 जो है ये बताते हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स फॉर एड्रेसिंग ऑन द आइटम्स, एड्रेस आइडेंटिफायर्स एंड यूसेज ऑफ पोस्ट कोड्स। किस तरह से आपको एक पोस्टल जो आपका पैकेज है भेजना है, किसका एड्रेस कैसे लिखना है, उसका जो आपका पोस्ट कोड्स है, वो सारे चीज़ों को लेकर भी क्या है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। और ये क्या करेंगे, दिस प्रोविजन विल रिप्लेस फिजिकल एड्रेसेस विद डिजिटल कोड्स बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स फॉर precise identification of a premise. While digital addressing is a forward-looking concept, it could amplify the sorting process and enhance the accuracy of mail and parcel deliveries. तो ये चीज़ क्या किया जाएगा, इसको डिजिटल किया जाएगा, ठीक है। अगर डिजिटल किया जाएगा तो फिर क्या होगा कि जो आप जो हाथ से लिखते हैं, बहुत सारी जगह पे आपके हैंड राइटिंग नहीं समझ में आता है, या फिर जो है आपका काफ़ी वो रहता है, एम्बिग्यूटी रहता है, बट ये अगर डिजिटलाइज कर दिया जाएगा तो ये सीमलेस हो जाएगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओके। सो ये जो एक्ट है इसके साथ साथ रिमूवल ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, मतलब कि ये जो एक्ट है इट डज नॉट कंटेन द पनिशमेंट ऑफ फॉर थेफ्ट, मिस अप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स। अगर कोई भी पोस्टल आर्टिकल्स को जो है आपका चोरी किया है, उसको ख़राब किया है, डिस्ट्रॉय किया है, उन सब चीज़ों के लिए कोई पनिशमेंट यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है। बट ये जो है आपका ओरिजिनल जो पोस्टल ऑफिस एक्ट था, पोस्ट ऑफिस एक्ट था 1898 का, उसमें आपका पनिशमेंट था। तो इस एक्ट में पनिशमेंट की जो प्रोविज़न है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 7 में देखिए क्या बोलते हैं, पेनल्टी अंडर सेक्शन 7। तो यहाँ पर जो थेफ्ट और मिस अप्रोप्रिएशन के लिए जो पनिशमेंट था उसको हटा दिया गया है, लेकिन और कुछ पनिशमेंट है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एवरी पर्सन हु अवेल्स सर्विस प्रोवाइडेड विद द पोस्ट ऑफिस शैल बी लाइबल टू पे द चार्जेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द सच सर्विसेज। अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई काम करते हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई आप सर्विस अवेल करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ एडिक्वेट चार्जेस को पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति ये चार्ज अगर देने से इनकार करे, ठीक है, तो जो सब सेक्शन 1 है 7 के अंदर, सच अमाउंट शैल बी रिकवरेबल एज इफ़ इट वीआर एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू फ्रॉम हिम। जैसे आपका क्या है, तो जो ज़मीन का जो आप खजाना भरते हैं, ठीक है, जो आपका ज़मीन का जो आपका रेवेन्यू भरते हैं, जस्ट लाइक दैट आप अगर ये मतलब उतना फोर्सफुली, उतना स्ट्रिक्टली आपसे ये फ़ीस कलेक्ट किया जाएगा। रिमूव्स सेंटर्स एक्सक्लूसिविटी, मतलब क्या है कि द प्रेजेंट एक्ट हैज़ रिमूव सेक्शन 4 ऑफ द 1898 एक्ट। ये 1898 एक्ट में सेक्शन 4 में क्या करता था, इट अलाउड सेंटर द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ कन्वेइंग ऑल लेटर्स बाय पोस्ट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर था कि जो आपका पोस्टल के थ्रू जितने भी सारे आपका लेटर्स को भेजा जाता है, वो सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। तो ये हटा दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट जो 1898 था, उसको ब्रीफली अगर देखें क्या है ये, इट केम इनटू फोर्स ऑन जुलाई 1, 1898 with the objective to consolidate and amend the law
रिलेटिंग टू द पोस्ट ऑफिसेस इन इंडिया। जो हिंदुस्तान में जो पोस्ट ऑफिसेस थे उस वक्त में, जो सारे पोस्ट ऑफिसेस था उसमें सुधार लाने की उम्मीद से, उसमें जो है आपका बदलाव लाने की उम्मीद से ये एक्ट लाया गया था। इट प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ द पोस्टल सर्विसेज ऑफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पोस्टल सर्विसेज ऑफ़र करते हैं, ठीक है, उसको जो है आपका रेगुलेट करने के लिए, उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए, उसको सीमलेस बनाने के लिए, इन सारे पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या देखते हैं, ये एक्ट लाया गया था। इट ग्रांट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट exclusive privilege over conveying letters and establishes a monopoly of the central government over conveying letters। तो ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता था इस एक्ट के तहत, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते थे कि पूरा पोस्टल जो लेटर्स है उसको लेकर सारा डिसीजन एक्सक्लूसिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हुआ करता था। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, ये जो 2023 का जो एक्ट है, पोस्ट ऑफिस एक्ट है, इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। वो सारे चैलेंजेस क्या है? पहली बात तो रेगुलेशन ऑफ पोस्टल सर्विसेज डिफरेंट फ्रॉम कुरियर सर्विसेज। अब मान लीजिए जो आपका DTDC वगैरह है, ठीक है, या फिर ब्लू डार्ट है, या फिर जो आपका eBay है, इस तरह की जो आपका कुरियर सर्विसेज है उसको जिस तरह से आप रेगुलेट करना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से अगर आप पोस्ट ऑफिसेस को भी रेगुलेट करें, ये थोड़ा सा अनजस्ट होगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिसेस आर नॉट कुरियर सर्विसेज, है ना। पोस्ट ऑफिसेस क्या है? आपका एफोर्डेबल वे ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशंस। तो ये लोग बोलते हैं कि करंटली देयर आर डिस्टिंक्ट फ्रेमवर्क्स फॉर रेगुलेशंस ऑफ सिमिलर पोस्टल सर्विसेज बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट कुरियर सर्विसेज आर करंटली नॉट रेगुलेटेड अंडर एनी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। जो प्राइवेट कुरियर सर्विसेज है, जैसे मैंने अभी बताया, तो उन सबको मतलब रेगुलेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है हमारे देश में, ठीक है। और दिस लीड्स टू सर्टेन की डिफरेंसेस। फॉर इंस्टेंस 1898 का जो एक्ट है ये क्या करता था? इट प्रोवाइडेड ए फ्रेमवर्क फॉर इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल्स ट्रांसमिटेड थ्रू इंडिया पोस्ट। तो इंडिया पोस्ट के थ्रू जो सारे सामान भेजा जाता था उसको आप निगरानी कर सकते हो, उसको आप देख सकते थे, खोल के भी देख सकते थे, ठीक है। देयर इज़ नो सच प्रोविजंस फॉर प्राइवेट कुरियर सर्विसेज। द प्रेजेंट एक्ट रिटेन्स दिस प्रोविज़न। तो प्राइवेट कुरियर सर्विसेज के लिए कोई एक स्पेसिफिक जो कानून लाना चाहिए था वो इस लॉ में भी नहीं दिखाई देता है। दूसरा जो एक डिफरेंस है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 डज नॉट अप्लाई टू सर्विसेज बाय इंडिया पोस्ट बट इट अप्लाइज टू प्राइवेट कुरियर सर्विसेज। द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 सीकिंग टू रिप्लेस द 1898 एक्ट रिटेन्स दिस प्रोविजंस। तो मतलब जो है आपका प्राइवेट कुरियर सर्विसेज को तो एक्सप्लिसिटली पहले कवर नहीं किया गया था, अभी उनको थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश किया जा रहा है थ्रू दिस न्यू एक्ट। उसके अलावा कुछ और चैलेंजेस हैं। लैक ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स एंड वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। किस तरह से? जैसे आपने क्या बोला कि अगर आप कोई भी मैसेज को खोल के देखेंगे उसमें क्या लिखा है क्या नहीं है, उसको अगर देखेंगे आप तो राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था 1996 में जिसका नाम है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट बताते हैं कि जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर टू रेगुलेट द पावर ऑफ इंटरसेप्शन मस्ट एग्जिस्ट। आप किसी भी ग्राउंड पे किसी का मैसेज पढ़ेंगे, किसी का लेटर खुल के देखेंगे, ये नहीं चलेगा। देयर शुड बी ए प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर एकदम एक कानून होना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक जो है आपका प्रोसीजर होना पड़ेगा, ठीक है। आर्बिट्रेरीली आप नहीं कर सकते ये, वरना आप क्या करते रहेंगे? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज A के अंदर जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कहीं ना कहीं आप उसको क्या करेंगे? आप वायलेट करेंगे, आप उसको अंडरमाइन कर देंगे। तो ये गलत होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और आप उसको तभी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जब कोई आपका मतलब अनसर्टेन सिचुएशन हो आपके सामने, ठीक है। द ग्राउंड ऑफ इमरजेंसी इज़ बियॉन्ड द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये जो अभी जो इस एक्ट में इन्होंने क्या बोला है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपका एक्ट आपका जो लेटर है उसको खोल के देखा जाएगा। भाई ये कैसा बात है? इमरजेंसी के वक्त में आप लेटर को खोल के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको डिटेन कर सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेल नहीं खाता है, ये यहाँ पर कहने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो लॉ कमीशन ने 1968 में जब 1898 वाला जो एक्ट है उसको जब एनालाइज कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि ऑब्जर्व दैट द टर्म एमरजेंसी इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। एमरजेंसी का मतलब क्या है उसको डिफाइन नहीं किया गया, तो उस एक्ट में भी डिफाइन नहीं किया गया था और नए एक्ट में भी ये डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। सो और ये बताते हैं कि
दैट ए पब्लिक इमरजेंसी कैनॉट बी ए कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल ग्राउंड फॉर इंटरसेप्शन। अगर एक पब्लिक इमरजेंसी हो गया, वैसे ग्राउंड पे आप किसी का आप लेटर खोल के पढ़ेंगे, देखेंगे उसमें क्या है नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट ग्राउंड, ये लॉ कमीशन का कहना था। फिर एग्जम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर लैप्सेस इन सर्विसेज, मतलब कि इस एक्ट के अंदर ये बोलते हैं कि जैसे इन द केस ऑफ रेलवे विच इज़ ऑल्सो कमर्शियल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल एक्ट 1987, इसके तहत क्या होता है, एस्टैब्लिशेस ट्राइब्यूनल्स फॉर डिस्पोजिंग ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द इंडियन रेलवे फॉर इन सर्विस। बहुत सारे केसेस में क्या होता था कि आज अभी तो कम होता है, पहले क्या होता था कि लोगों की जो जॉब की अपॉइंटमेंट की जो आपका लेटर होता था वो पोस्टल सर्विसेज के थ्रू आता था। बहुत सारे केसेस में इतने बैकवर्ड रीजन में लोगों का घर होता था कि वो ऐसे टाइम पे पहुंचता था जब तक आपका जॉइनिंग का डेट चला गया हो, आपका जॉब भी आपके हाथ से चला जाता है। तो ऐसे में लोग केस करते हैं किसके ऊपर, इंडियन रेलवे के ऊपर, क्योंकि रेलवे के थ्रू पोस्टल जो आपका लेटर से उसको ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उन सारे कंप्लेंट्स को डील करने के लिए ट्राइब्यूनल सेटअप किया गया था। 1987 में एक एक्ट आया था, रेलवेज क्लेम्स ट्राइब्यूनल एक्ट, उसके तहत, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये क्या करता है, इट इंक्लूड्स ग्रीवेंसेस सच एज लॉस, डैमेज और नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड रिफंड ऑफ फेयर्स फॉर फ्राइट। तो अगर मेरा कोई सामान खो गया हो, अगर मेरा कोई सामान डिले हो गया हो, ठीक है, अगर मेरा कोई सामान पहुंचा ही नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ ऑल ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, तो 1898 वाला जो एक्ट था ये क्या करता था, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ। अगर कोई इलीगली एक लेटर को अगर खोल रहा है उसके लिए 2 साल तक की आपका वो होता था, जेल हो सकता था और फाइन भी लग सकता था, ठीक है। ये 1898 के एक्ट में था। लेकिन इसके जो ये जो एक्ट है 2023 वाला, देयर विल बी नो कॉन्सिक्वेंसेस अगेंस्ट सच एक्शंस। अगर कोई खोल के देखता है उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। वायलेशंस स्पेसिफिक टू पोस्टल सर्विसेज आर नॉट कवर्ड अंडर अदर लॉज सच एस इंडियन पिनल कोड। तो पोस्टल सर्विसेज के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है उसको टैकल करने के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, या फिर दूसरे कानून के थ्रू उसको टैकल नहीं किया जाता है। तो इसीलिए एक उम्मीद था कि जो आपका पोस्ट ऑफिस एक्ट है, ठीक है, इसके तहत जो पनिशमेंट है, अगर कोई इलीगली आपका मैसेज देख रहा है, ठीक है, उसको पनिशमेंट कर देना चाहिए, लेकिन वो भी हटा दिया गया है। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन consequences in certain cases, ठीक है, कि the act does not states that no officer will incur any liability with regard to a service provided by India Post। जो इंडिया पोस्ट के द्वारा जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है उसके वजह से कोई भी ऑफिसर जवाबदेही नहीं होंगे, नो ऑफिसर विल बी हेल्ड अकाउंटेबल, ठीक है। ये जो है इट डज नॉट अप्लाई वेयर द ऑफिसर हैज़ एक्टेड फ्रॉडुलेंटली और विलफुली कॉज लॉस, डिले और मिस डिलीवरी ऑफ सर्विस। अगर कहीं पे कोई ऑफिसर ने जानबूझ के गलत किया है तो उसके ऊपर तो लगेगा ही। उसके अलावा मतलब ये बोलते हैं कि कोई भी ऑफिसर माने अकाउंटेबल नहीं होंगे, ठीक है। द एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस वुड फॉलो इफ़ एन ऑफिसर कमिट्स सच एक्ट। तो ये बताते नहीं कि अगर कोई ऑफिसर जानबूझ के कुछ गलत किया, ठीक है, जानबूझ के कोई फ्रॉडरी किया है, ठीक है, कुछ कोई लेटर को पहुंचाने में डिले किया है, अगर ये किसी ने किया है तो उसके ऊपर क्या होगा ये नहीं बताया है, ठीक है। इन्होंने बोला कि वैसा आप नहीं करना चाहिए, अगर किसी ने किया तो उसके ऊपर क्या पनिशमेंट लगेगा, वो सारी चीज़ें इस एक्ट में नहीं है। Prior to the amendments under Jan Vishwas Act 2023 under the 1898 Act, these offences were punishable with imprisonment up to 2 years or fine or both। तो हमें करना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसा जिससे ये सुधरेगा। इनकॉर्पोरेट रोबास्ट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, ठीक है, आप क्या करें, क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड वो करें कि जिससे आपकी जो मैसेजेस, आपकी जो प्राइवेसी है, ठीक है, आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो वायलेट ना हो, ठीक है। क्योंकि केस पुत्तोस्वामी जजमेंट जो आया था 2017 में उसमें बताया गया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। उसके अलावा जो आपने बोला कि किसी का मैसेज आप खुल के देखना चाहते हैं, आप किस ग्राउंड में देखना चाहते हो उन सारे ग्राउंड को आप डिफ़ाइन करें अच्छे से, ठीक है। जैसे इमरजेंसी शब्द आपने इस्तेमाल किया, उसको क्लियरली डिफ़ाइन करिए कि इमरजेंसी मतलब होता क्या है।
सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में बोला था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ नॉट लॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन बीइंग पार्टेड विद बाय द कस्टमर टू द कस्टडी ऑफ ए बैंक, कि अगर मैंने कुछ एकदम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कोई बैंक को दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे इन्फॉर्मेशन बैंक जो है किसी और को दे देगा, नहीं। राइट टू प्राइवेसी ये 2005 में ही बताया था, लेकिन 2017 में इसको एक फंडामेंटल राइट के तौर पे घोषित किया गया, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी जो है इसको आप क्या नहीं कर सकते, वायलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड लायबिलिटी फ्रेमवर्क, जो पोस्ट ऑफिस है उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, उसको आपको ठहराना पड़ेगा, ठीक है। अगर उनके द्वारा कोई भी एरर होता है उसके लिए उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। एड्रेस कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल मिसयूज एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट स्पेशली विथ रिगार्ड टू फॉर्मुलेटिंग डिफरेंट सर्विसेज चार्जेस। तो ये जो सर्विस चार्जेस है उसको लेकर अगर कोई आपका डिफ्रेंशिएशन आ सकता है उसको भी सुलझाना पड़ेगा, ठीक है। The competent authority needs to be held accountable for any willful misuse of interception powers। अगर कोई भी जो अथॉरिटी है जिसको पावर दिया है कि इसको इंटरसेप्ट करने का, वो अगर खुद से जानबूझ के कुछ गलत करता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, मतलब लॉ के सामने खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। एड्रेसिंग अनऑथोराइज्ड ओपनिंग, अगर कोई भी अनऑथोराइज्ड तरीके से जिसका पावर नहीं है, परमिशन नहीं है, और वो आपके जो आपका वो है पैकेज है, पार्सल है, लेटर है, उसको अगर खोल के देखता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपको एड्रेस करना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ऑफेंस माना जाना चाहिए और इसके ऊपर पनिशमेंट होना चाहिए। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, उसके एक क्या है आपका आर्टिकल 17 है। ये बोलते हैं कि पहली बात तो यह है, इसमें इंडिया ने साइन किया है, ये बोलते हैं कि नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्रेरी और अनलॉफुल इंटरफेरेंस विथ हिज प्राइवेसी, फैमिली, होम एंड कॉरेस्पोंडेंस, नॉर टू अनलॉफुल अटैक्स ऑन हिज ऑनर एंड रेपुटेशन। कोई भी व्यक्ति के जो आपका प्राइवेसी है, उनका घर है, उनके परिवार है, उनको कोई भी व्यक्ति अनलॉफुली उनको क्या नहीं कर सकते, तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट ऑफिस एक्ट। कुछ चैलेंजेस है, कुछ सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। 1898 एक्ट जो है उसको रिप्लेस करने की कोशिश किया, प्राइवेट कुरियर सर्विसेज को भी हल्का सा इसको टैकल करने की कोशिश किया, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस को हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंडिस्पेंसेबल मीडियम है हमारा इंफॉर्मेशन और जो है आपका कमोडिटीज़ का एक्सचेंजेस के लिए, ठीक है, काफ़ी अफोर्डेबल मोड है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे से इसको हमें फ्यूचर ओरिएंटेड हमारा जो लॉ है इसमें कुछ भी डिस्क्रिपेंसी है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। So with that caveat in mind, let us call it a day, and that shall be all for today's discussion. Thank you so much. See you in the next video.